फैक्टोरियल के बारे में बात किया था। आज हम परम्यूटेशन के क्वेश्चंस थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम कॉम्बिनेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, अलग अलग पेपर्स में, तो उसके लिए मैं इसको कर रहा हूँ। आपको एक कंडीशन कंडीशन में देता हूँ। एक नदी है, इसमें आपका 10 बोट लगी हुई है, B1 B2 B3 B4 B5 और 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ऐसे 10 बोट्स है नदी के रिवर के साइड पे, और रिवर के साइड पे भी आपको ऐसे ही 10 बोट्स है। 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए। 4 2 6 7 8 9 10। कंडीशन ये है कि कोई भी आदमी इस बैंक से, बीच में रिवर है आपका, कोई भी आदमी किसी भी नाव से रिवर नदी को पार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जिस नाव से जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। तो टोटल कितने तरीके से वो नदी पार के उस पर जाके वापस आ सकता है? कोशिश करो। एक रिवर है, मेरे सबको विजिबल हो रही सारा? आवाज आ रही मेरा? हाँ जी, आ रही है। एक रिवर है, इसमें 10 नाव इधर है, 10 बोट इधर इधर है। एक इंसान किसी भी बोट से पार कर सकता है, लेकिन जिस बोट से जाएगा उससे वापस नहीं आएगा, दूसरे बोट से वापस आएगा। टोटल कितने आपका मेथड होंगे कि वो नदी पार करके नदी उस पर जाके वापस आ जाएगा? आंसर करो, कोशिश करो, ये आपको इम्प्रूव करेगा बहुत। आपका एंजॉयमेंट वाले क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इससे रीजनिंग बनती है, इससे आपका बहुत शार्प होती है मेमोरी। कोशिश करो। क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो गया? नदी पार करनी है, 10 नाव इधर है, 10 नाव उधर है, जिस नाव से जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। कितने तरीके से एक आदमी नदी के उस पार जाके वापस आ सकता है? कोई आंसर करे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैसेज करे कोई? 10 तरीके प्रतिभा जी, ओके ठीक है, बाकी लोग मैसेज करें। आप लोग सोचो, ये आपका रियल टाइम क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत ही मतलब 9 टाइम 100 टाइम। विपिन जी वेरी गुड। और कोई? इससे आपको इतना शार्प हो जाएगा ना, आप वहां जाके, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग रीजनिंग का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपका फर्स्ट पेपर से करीब 25 से 30% आएंगे क्वेश्चन पूरे पेपर का, और लेकिन इससे जो आपका ब्रेन बनता है वो आपको गलत आंसर को एलिमिनेट करने का ताकत आपको मतलब अंदर अंदर ही अंदर आपको डेवलप हो जाती है। क्यों? हर एग्जाम में ये सब चीजें रखी जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, तो इसीलिए रखी जाती है। आप कोशिश करो। 100 100 100 वेरी गुड। और कीजिए। 55 ओके। अटेम्प्ट करने बड़ी बात है, सही गलत बड़ी बात नहीं है। सही गलत तो होंगे ही, उसके बाद तो हम है ही। ये सब क्वेश्चन ऐसे होती है कि अगर गलत करते हो ना तो और जीत चढ़ती है कि अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला एक और क्वेश्चन आ जाए कि हम सही करेंगे। 55 ठीक है। कंडीशन क्या होता है, क्या बोला मैंने? अगर मान लो कि ये आपका रिवर आपका एक साइड हो गया, मतलब ए, मान लीजिए ए से वो बी में जाएगा मान लीजिए, तो ए से जब वो कोई बंदा अगर ए में आता है तो उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं? उसके पास 10 ऑप्शन होते हैं ए को चूज करने के लिए। कोई भी नाम से आपका वो जा सकता है। अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10 ऑप्शन है, लेकिन जब वो वापस जाएगा तो उस नाव से नहीं आ सकता जिससे वो, क्योंकि सेमी नाव है, ये सारे के सारे नाव एक साथ जा रही है और वो किसी भी नाव में जा सकता है। तो जिस नाव से जाएगा उससे वापस नहीं आ सकता। तो उसके पास आने के समय कितने कंडीशन, कितने ऑप्शन रहेंगे? जाने का समय 10 ऑप्शन, आने का समय 9 ऑप्शन, क्योंकि एक उससे उससे वापस नहीं आएगा ना जिससे जा रहा है। तो
तो मान लो कि अगर बोट नंबर 1 से जाता है तो वो वापस वापस कितने तरह से आएगा, 9 तरह से आएगा, क्योंकि बोट नंबर 1 से वापस तो नहीं आएगा, बाकी उसके पास 9 ऑप्शन रहेगा। तो इधर से आने के लिए 9 ऑप्शन बनेंगे और ए से बी में जाने के लिए इसके पास 10 ऑप्शन बनेंगे। टोटल कितने होंगे, 10 इंटू 9 इजिकल टू 90, मतलब 90 तरीके से वो नदी को जाके वापस आ सकता है। सबको क्लियर हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन था। आंसर क्या होगा, 90 होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको हम मिलते हैं इस तरह के। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक सिनेमा हॉल है, उसमें 3 आपका एंट्रेंस डोर है और 2 एग्जिट डोर है। आपको बताना है कितने तरह से एक इंसान हॉल में जाके वापस, मतलब वो अंदर अंदर जगह बाहर आ जाएगा। एक पिक्चर हॉल में एक पिक्चर हॉल में 3 आपका एंटर के लिए करने के लिए 3 गेट है और बाहर आने के लिए 2 गेट है। कितने तरह से कोई इंसान सिनेमा हॉल के अंदर जाके वापस आ जाएगा, मतलब एंटर करके एग्जिट कर सकता है? 4। और क्या बताएं? 3 आपका जो है, मान लीजिए एंट्री गेट कितनी है आपका, 3 है, और एग्जिट के लिए कितने हैं आपका पास, 2 ऑप्शन है। तो एक आदमी कितने तरह से, पूनम जी 6, विपिन जी 4, किरण जी 6, और आपका ऑप्शन किसी के पास, देखो 1 2 3, 3 गेट है और इधर 1 और 2। तो ये 1 से एंटर करता है, 2 से एग्जिट करेगा एक तरीका, या 1 से एंटर करेगा और 2 से एग्जिट करेगा दूसरा तरीका। इसके लिए 2 आपको कितना हो जाएंगे, 2 तरीके। वैसे ये जब 2 से अगर एंटर करता है तो 1 से एग्जिट करे या 2 से एग्जिट करे, इसके भी 2 तरीके हो जाएंगे। ऐसे अगर 3 से एंटर करेंगे तो इसके 1 तरीके, और 2 से एग्जिट करेंगे 2, एक और तरीके। कुल कितना था, 6 तरीके। लेकिन हमें इतनी लंबी लंबी हमें वो नहीं करनी है, एडिशन वगैरह नहीं करनी है। सिंपली क्या करो आप, 3 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 6। अच्छा जी, 12 नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे, इसका 6 आंसर होगा। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो होती है इसका हम ये कहते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं इसको। हम इसको काउंट करने के लिए हम इसको नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं। हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। ये मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन था जो थोड़ी बहुत आपका आएगा, मतलब एक बेसिक लॉजिक को करने के लिए। ऐसे ही आपका और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज ईदर 2 और 9। कितने ऐसे संख्या होंगे 100 और 1000 के बीच में, जिसमें हर डिजिट जो है या तो 2 होगा या तो 9 होगा? छह नहीं होंगे। कोशिश करना देखना। मैं जैसे बता रहा हूँ कि क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज इधर 2 और 9, जैसे 2 2 2। इसका मतलब क्या, रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों में क्या हो जाएगा आपका। इसमें भी आपका 2 तरीके होंगे भरने का, इसके भी 2 तरीके होंगे और इसके भी 2 तरीके होंगे भरने का। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये आपका सिंपल कॉम्पिटिशन का, मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट था। परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में क्या कहता है कि आपका अगर अरेंजमेंट वर्ड कहीं पे होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट कितने तरह से हम बना सकते हैं, इसके मेथड को हम कहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर चीजों को एक समय लेकर के, एट ए टाइम लेकर कितने तरह से हम डिफरेंट हम अरेंजमेंट कर सकते हैं,
उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको मैंने आपसे कहा था कल कि 20 नहीं होगा, 8 होगा, 2 into 2 तो मिला जी। कल मैंने बताया था आपको कि परम्यूटेशन हम तब करते हैं जब ऑर्डर का चेंज करना वैल्यू, मतलब ऑर्डर का चेंज करने से रिजल्ट अगर अलग आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन करते हैं। एक वर्ड होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वर्ड अगर रहता है तो आप समझ लो परम्यूटेशन का होता है। नॉर्मली अरेंजमेंट वर्ड इस्तेमाल की जाती है। कैसे? जैसे मान लो कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास नंबर्स है, मान लीजिए तो 1 2 3। अब इस नंबर को अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3 2 1 कर देंगे तो क्या होगा, कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। अगर बोलते हैं स्माइल, हम एक वर्ड लिखते हैं, हमने स्माइल लिखा हमने, अब इसको अगर हम आगे पीछे कर देंगे, स्माइल्स कर दिया हमने इसमें, अगर इसका हमने ऐसा कुछ कर दिया SIMLES तो कुछ और बन जाएगा, स्माइल नहीं बनेगा। तो ऑर्डर चेंज करने पे क्या होती है, वो आपका जो उसका जो मूल्य है, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं आपको कि आपके पास 6 बुक है मान लीजिए, और आपको 6 कॉपी मान लीजिए, और इसमें आपको कोई 2 कॉपी लेके जाना है अपने स्कूल के स्कूल में, तो 6 में से 2 का ऑर्डर मायने नहीं रखता, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3, कॉपी नंबर 4, कॉपी नंबर 5, कॉपी नंबर 6। तो एक दुकानदार मान लीजिए उसके पास 6 कॉपी है, उसको 2 कॉपी को सेल करना है, कस्टमर ने 2 कॉपी मांगा है, उसके लिए ऑर्डर मायने मायने कोई नहीं रखता। वो कॉपी नंबर 1 या 2 सेल कर दे या 2 3 सेल कर दे, उससे कुछ ऑर्डर का आगे पीछे करने से उसका कुछ अंतर नहीं पड़ता। ऐसे केस में करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। जब हमको ऑर्डर को हमको ध्यान नहीं रखना होता है तो हम तब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, और जब ऑर्डर का हम ध्यान रखते हैं तो उसको हम वहां पे हम जब हम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं तब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, और जब ऑर्डर का ध्यान रखना नहीं होता है तब हम कॉम्बिनेशन करते हैं। और एक वर्ड होती है अरेंजमेंट, इसमें परम्यूटेशन में अगर कहीं पे भी अरेंजमेंट वर्ड है तो आप समझ जाओ वो परम्यूटेशन के लिए अप्लाई किया गया है। इसके लिए फॉर्मूला होती है, अगर एन ऑब्जेक्ट से अगर आपने आर ऑब्जेक्ट को ऑर्डर का ध्यान रखते हुए लिया है, इसे कहते हैं NPR, मतलब ये परम्यूटेशन के लिए होता है। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके हम यूज करेंगे अगर हमको परम्यूटेशन निकालनी होंगे तो। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 12P4 के वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप इसको 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इजिकल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8। ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आपका आ जाएगा 1 1 8 8 0। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो अच्छे से, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कैसे 11 से करते हैं, कैसे 9 से करते हैं, सारी चीजें से करोगे तो 1 1 8 8 0 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूला को NPR कहते हैं इसको, हम जब कॉम्पिटिशन निकालते हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूला था। जैसा अगर आपसे कहा जाए कि 9P9 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर है ना, इसमें n भी क्या है 9 है, n इजिकल टू 9 है, r इजिकल टू भी 9 है। तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 क्या होती है 1 होती है। तो हम क्या करेंगे इसको 9 फैक्टोरियल बाई 1 इजिकल टू फैक्टोरियल 9, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू करके 1। बेसिक चीजें क्लियर हो गया क्या इसके फॉर्मूले को, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। आप आएगी तो उसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होंगे। कॉम्बिनेशन में मैं बहुत ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दिया था खाली कि होता क्या है परम्यूटेशन, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। कॉम्पिटिशन में आपका कई चीजें आती है, रेस्ट्रिक्टेड आती है, लेकिन उस सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। मैं इसके बाद आता हूँ मैं कॉम्पिटिशन पे। इसमें कई चीजें आती है कॉम्पिटिशन में, एक साइक्लिक आती है, फिर ऑर्डरिंग आती है, फिर आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आती है। काफी चीजें होती है उसमें। कोई और एग्जाम अगर दोगे तो उसमें सभी सब चीजें काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको खाली कॉम्बिनेशन करनी है। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हमें देखना होता है कि अगर ऑर्डर मायने नहीं रखता है
तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन के लिए सी लगाते हैं और एन सी आर, मतलब क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट से अगर आप आर ऑब्जेक्ट लेते हो बिना ऑर्डर का ध्यान रखे, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको फॉर्मूला होती है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये सब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपको माइंड को इतनी ज्यादा शार्प करता है। इसी वजह से हर एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का दो, चाहे आप इंजीनियरिंग का दो, चाहे आप एमबीए का दो, चाहे कोई भी एसएससी दो, कोई भी एग्जाम दो, हर जगह इसको रखा जाता है। इतने ज्यादा शार्प करती है। थोड़ा थोड़ा पहले लगेगा, आपको एकदम नशा टक्का बन जाएगा जब आप इसको करने लगोगे, इतना अच्छा लगता है करने में। ये आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होती है। अब देखो, मैं इतना सारा ट्रिक्स बताता हूँ, आप सोचते हो कि ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम खुद बनाते हैं। ट्रिक्स सारा अवेलेबल हर जगह नहीं होता भी नहीं है। कितने सारे ट्रिक्स मैंने खुद बनाया है इन्हीं से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, जो हर जगह काम करता है। अब देखो, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि उस दिन मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, एक पार्टी में 12 लोग गए, हर किसी से हाथ मिलाया, तो कितनी बार हुई हाथ मिलाने की घटना, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देखो, जब कोई किसी से हाथ मिलाएगा, उसमें ऑर्डर का ध्यान रखने का ज्यादा मांग नहीं करता कि कब, मतलब क्या उसका वन टू कोई उसका असर नहीं पड़ता। तो कितने लोग हैं टोटल, 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12% है। 10 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और जब हाथ मिलाएंगे तो हाथ में क्या होती है, दो ही हाथ मिलती है। अगर जब दो लोग जब हाथ मिलाते हैं तो दो हाथ आपस में मिलते हैं। तो कितना चाहिए हमको, आर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कि हमें 12 में से हमें दो हाथ लेनी है। आपका टोटल जो है 12 लोगों के दो हाथ लेनी है। तो क्या हो जाएगा आपका 12C2 इजिकल टू 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इजिकल टू 12 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल। अब 10 तक ऊपर ले आओ, 2 इंटू 11, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब इसे काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 तरीके से आप हाथ मिला सकते हो। अब ये बात तो हो गई आपके 66, वेरी गुड पूनम जी, पूनम जी, यस। ये बात तो हो गई, हमने 12 निकाल दिया। अब इसको अगर हम ठीक बना लो कि जनरलाइज कर दूं, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एन आदमी है, तो संख्या आपका 12 की जगह 20 लोग भी आ सकते हैं, 22 लोग भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हाथ मिलाएंगे तो दो ही हाथ मिलेगा, दो से ज्यादा हाथ एक साथ नहीं मिलता। तो NC2 करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि r क्या है इसमें 2 है। अब इसका अप्लाई करते हैं, n इंटू n माइनस 1, क्योंकि हमने जैसे हमने क्या किया था, 12 फैक्टोरियल था ना, हमने क्या किया था 12 इंटू 11 कर दिया, मतलब 12 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 2 कर दिया, मतलब 10 कर दिया हमने फैक्टोरियल। ऐसे ही हम इसको डिक्रीज करेंगे, 10 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, नीचे भी कितनी है n माइनस 2 है, तो 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गई। कितना हो गया आपका 10 इंटू n माइनस 1/2। तो हाथ मिलाने की जो इंसिडेंट है उसके लिए ट्रिक क्या बन गया, आप सिंपल अप्लाई कर दो, उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कितने तरह से कैसे हाथ मिल सकता है, n इंटू n माइनस 1/2। अब हमने क्या बोला, 12 लोग हैं आपके। देखो, अब अगर मैं आपको ये नहीं समझाता तो मैं क्या बोलता, आप एक ट्रिक लिख लो, ये ट्रिक से आ जाएगा। देखो आएगा आंसर, 12 लोग अगर हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 12 - 1/2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 इंटू 11 आ गया 66, कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा ट्रिक बन गया। तो सारे ट्रिक्स जो, बहुत सारे ट्रिक्स जो ऐसे ही बनते हैं और हर जगह काम करेगा ये। बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, आपको बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत कुछ। और बहुत तरह के क्वेश्चन, ये एकदम बहुत आसान होता है। अगर भूल भी जाते हो ना, ऐसे कितने ट्रिक आप खुद बना लोगे। बहुत सारा चीज मैंने खुद बनाया है, ये आप सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगा इसमें। कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए, अच्छा पहले कुछ वैल्यूज निकालो।
15C3, बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करो, क्योंकि आपका आगे का चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें ये करने पड़ेंगे ट्राई करना। फाइव फाइव इंटू 14 इंटू 13। पूरा आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 135। 135 कैसे आएगा, फिर से करो आप। 70 में नहीं आएगा। 455, 455 पूनम जी, 455 योगेंद्र जी, बिल्कुल सही है 455। 455 कैसे आया आप देखा एक बार। 15 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, सही आंसर है 455। NCR इजिकल टू फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब 12 अगर है तो हमको क्या करने होंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व करोगे तो 15 काटोगे तो 5 बचेगा। 14 10 आंसर होगा। ऐसे कैलकुलेट करने होगा ना आपको। फिर इसको 2 से काटेंगे, इस पे 7 हो जाएगा ये, तो बाकी जो नंबर बचे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 455। जिन्होंने पूनम जी, युगन युगंधरा जी, सही है। बाकी लोगों को चेक कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा बहुत इसको कैलकुलेशन। एक चैप्टर आएगी प्रायिकता, सर उसमें नीचे 2 कहाँ से आया है? नीचे 2 कहाँ से आया है, ये 3 फैक्टोरियल का लिखा है। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा ना इसको, ये जो अच्छा 3 ठीक फैक्टोरियल है। है ना, जी जी। ये वाली। कीजिए एक और, 12C9 कीजिए। ट्वेल्व से 9 में कितना आपका आंसर, 220 आया। 220 सबको 220 आ गया, वेरी गुड। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा, सबको आंसर आ रहा है, शाबाश। जिन्होंने अभी कोशिश कर रहे हैं उनको देख लीजिए, 12 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 फैक्टोरियल, इसे करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपका। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो जाएंगे। काटेंगे इसको, 2 हो जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200।
71C71 इसको निकालिए, देखो 71C71। वन तो बहुत अच्छा, किसी का ऐसा है जिसको वन आंसर नहीं आया हो? ऐसा कोई है या जिनको समझ में नहीं आया है वो बता दे, अभी मैं आपको उनको समझा रहा हूँ करके। सबका आ गया? फिजिकल तो क्या हो जाएगा, 71 फैक्टोरियल बाय 71 फैक्टोरियल इंटू 71 माइनस 71 फैक्टोरियल फिजिकल टू ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 बाई फैक्टोरियल 0, 1 बाई 1 इजिकल टू 1। तो ये हमारा थोड़ी सी बात थी इसमें कि कैसे हम निकालते हैं। एक और क्वेश्चन कीजिए, फिर हम करते हैं ट्राई करते करते हैं। ट्राई करता मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका एक चैप्टर और खत्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था हमारे पास आपके साथ सिलेबस में, इसमें तो मेंशन भी नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे कॉम्बिनेशन के, इसलिए मैंने कराया इसको। 50C47 इसका वैल्यू निकाल लीजिए। वन फैक्टोरियल नहीं 50, ये क्वेश्चन है 50C47 इसकी वैल्यू निकालनी है। एट 800 नहीं आंसर, कुछ बची चेक करिए। मैं क्वेश्चन दिखा दूं? पूनम जी, पूनम जी आपका मैथ्स था 11 12 में? हाँ सर, मैथ्स था। वेरी गुड। तो आप देखते हो इसको कि 50 फैक्टोरियल बाई 47 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 47 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 47 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3, कैंसिल आउट हो जाएगा इसका। फिर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 19600 आ जाएगा। आज हम बात करते हैं, ये हमें जितना हमने पढ़ा है उतना ही काफी है, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसी में से बन जाएंगे, और जो ट्राई करता हूँ उसमें भी हमें खाली इतनी जरूरत होगी। हालांकि कंपटीशन बहुत बड़ी फील्ड है और काफी बड़े मतलब एरिया है इसका, वास्ट एरिया, लेकिन आपका सिलेबस में नहीं है तो वहाँ पे खत्म हो जाता है। होप कि आप लोगों को बेसिक चीजें समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस दुनिया में जितने तरह के एक्सपेरिमेंट होती है, दो तरह की होती है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप लैब में करते हो, जैसे केमिस्ट्री के लैब में करते हो, कि अगर आप एसिड प्लस बेस मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मान लो कि अगर आप HCl प्लस NaOH मिक्स कर दिए तो ये Na और Cl आपका सॉल्ट बन जाएगा, NaCl प्लस और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिला के बनेगा आपका H2O बन जाएगा। ये सॉल्ट आप जो रोज खाते हो, NaCl जो आपका नमक खाते हो वो ना NaCl होता है। अब इसको आप जितने बार रिपीट करोगे आपका वही रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि अभी आपको नमक मिल गया और कभी आपको नहीं नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको हर बार मिलेगा। ऐसे जो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फिक्स होते हैं, उसका रिजल्ट हमें पहले से पता होता है कि क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसके रिजल्ट हमें पता नहीं होता, कि एक बार अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो जो रिजल्ट आएगा दूसरी बार अगर करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो हम नहीं कह सकते। वो भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। कोई ऐसा आप में से कोई टाइप करे मैसेज, कोई मैसेज करके कि ऐसा कुछ क्या हो सकता है जिसको अगर हम बार बार करें तो एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने एसिड और बेस मिलाया तो सॉल्ट और वाटर हर बार मिलेगा। कोई, हाँ जी, और कोई बताए ऐसा कुछ क्या हो सकता है, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको रिजल्ट वो भी मिल सकता है या फिर दूसरा और भी कुछ मिल सकता है। जैसे आपका एक आपने कॉइन टॉस किया, एक बार हेड आया, अगले बार हेड आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, इसे कहते हैं एट रैंडम। इसको कहते हैं हम लोग एट रैंडम, इसको हिंदी में कहते हैं यादृच्छा, कहते हैं यादृच्छया, और आपको कहते हैं एट रैंडम, कहते हैं इसको एक्सपेरिमेंट। आप आश्चर्य हो गए कि ये जो शुरुआती हुआ था ये इसको कहते हैं एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छा प्रयोग कहते हैं इसको। जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किए थे उनका नाम था, सॉरी आपका इनका टाइमिंग था ये गैलीलियो, इनका नाम टाइमिंग था 1564 से वो 1642 के अंदर इनका समय काल था। वो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उनको दिया गया था कि गैम्बलिंग के रिलेटेड चीजों को सॉल्व करने के लिए, आप देखते हो कि कैसीनो वगैरह में क्या होती है, जुआ खिलाई जाती है, मतलब खिलवाया जाता है, कुछ लोग कैसीनो चलाते हैं। तो हाँ, कॉइन हो गया आपका, मतलब फिर आपका जैसे आप लूडो खेलते हो ना, जिसको डाइस फेंक सकते हो, वो हो गया। ये सारे हम कह सकते हैं इसको कि आपका पता नहीं चलता कि क्या आएगा। जैसे आपने अगर लूडो का आपने फेंका, आपने या पासा खेला आपने, तो ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, 6 में से 1 से 6 के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो ये एक्चुअली उसी जगह से शुरू हुआ था। उस समय जो कैसीनो चलाते थे या जो गैम्बलिंग करते थे, करवाते थे, मतलब जो जो लोग हारते कौन है, जो लोग खेलते थे, और जिन लोग चलाते थे उनको फायदा ही होता था। तो उनको ये जानना था कि क्या हमें कुछ ऐसा कुछ पता चले कि कौन सा रिजल्ट आ सकता है, उसको परसेंटेज कितनी है, उसका कितने चांस है। अगर हमको ये पता चल जाए तो हम ज्यादा पैसा हम उसमें से जीत सकते हैं, हम उस चीज को रखेंगे नहीं कि जो आपका उसमें जिससे हमें पैसा देना पड़े। तो शुरुआत उसको वहीं से हुआ था, गैम्बल से ही होता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आज दुनिया में ऐसा कोई मतलब फील्ड ही नहीं है जहां पे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, हर जगह लगा हुआ है। चाहे आप फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, आपका कॉमर्स बोलो, हर जगह पे आपका प्रोबेबिलिटी मतलब आपका इन्वॉल्व है, हर जगह पे। आपका कोई भी फील्ड हो, सरकार का कोई भी डिसीजन हो, बिना प्रोबेबिलिटी के आगे बढ़ नहीं सकता। चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे आप मेडिकल साइंस का फील्ड का हो, इंश्योरेंस फील्ड का हो,
फिर या आप कॉमर्स के फील्ड का हो, या आप बिजनेस के फील्ड के हो, या आप इंटरनेशनल कुछ चीज़ों के बारे में हो, या एटम्स के बारे में हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, उनके चांसेस के बारे में हो, या जो मान लीजिए कि हम ये कह सके कि आज मान लो कि अगला 3 साल में हमारा देश की इकोनॉमी जो कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा। जैसे डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा इंडिया का तो 2030 तक मोर देन 50% लोग को कैंसर हो जाएगा। तो वो 2030 तक अभी बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने कैसे बताया, ये सब हम निकालते हैं, इसको जो कैलकुलेट करते हैं, ये सारे का सारे में प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, इसको हमने हिस्ट्री बता दिया कि कहाँ से शुरू होता है ये, और इसका शुरुआत कैसे हुआ था, गैम्बले से हुआ था, या मतलब जुआरी से हुआ था। उसके बाद ये आगे कैसे बढ़ा, ये आगे इस तरह से बढ़ा कि वहां से उस समय तो चल गया, शुरू हो गया, लेकिन इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर जगह पे काम किया। तो प्रोबेबिलिटी, हम इसको अब बात करते हैं इसके टेक्निकल टर्म की। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, किसी इवेंट के होने के डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कितने आपका सर्टेनिटी है कि ये चीज हो जाएगी, ये आपका शो करता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि probability is a concept which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of the event। प्रायिकता आपका किसी भी घटना घटने की एक के संभावना को व्यक्त करता है कि कितनी आपका सर्टेनिटी है, कितना परसेंट या कितना संभावना है किसी घटना के घटने की। अब जैसे मान लो आपके पास एक आपको कॉइन टॉस करनी है, तो कॉइन को अगर टॉस करोगे तो आप क्या करोगे, आप कॉइन को उछालोगे, ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ये आपने जो कॉइन को आपने टॉस किया, आपने ऊपर की तरफ फेंका, आपने ये क्या किया, इसको कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। और ये आपने डाइस फेंका, उसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नॉर्मली इसको यहाँ पे प्रायिकता के क्षेत्र में बोलेंगे इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। रैंडम मतलब जिसके बारे में आपका श्योर नहीं होता है। वैसा तो एक्सपेरिमेंट वो होती है जिसको जो वेल डिफाइंड होती है, जिसका हम आउटकम पहले से कह सकते हैं। जैसे एसिड और बेस अगर मिलाओगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा, ये आप पहले से कह सकते हो, तो ये तो सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया। लेकिन जिसको हम नहीं कह सकते, जैसे आपका टॉसिंग है, आपका फेयर कॉइन होता है। इसीलिए जब आपका क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि टॉस में क्या होता है कि आपका किसी का वो 50-50 होता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसलिए हम इसको वहां पे टॉस करते हैं। या मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है, उसमें आपने बहुत से बॉल रखे हुए हैं, कोई एक बॉल निकाल लेते हो आप, मान लो उसमें लाल, सफेद और काला 3 तरह के बॉल है, एक बॉल निकालोगे तो ये चांस है कि एक बार पहले बार अगर लाल ही निकला तो अगली बार भी लाल निकलेगा, ये पता नहीं, काला भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। इस तरह से क्या हुआ, इसको हम अलग से निकालते हैं। इसमें जो टर्म्स आती है, एक होती है कि जो हम निकालना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। जैसे मान लीजिए कि हम हेड चाहते हैं, तो हेड जो होगा वो उसे कहते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। जो आप चाहते हो वो उससे कहता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल इवेंट। जैसे आप चाहते हो कि एक हेड आ जाए, तो हेड क्या हुआ आपका, जितने हेड आ सकते हैं उसका नंबर जो होती है उसे कहते हैं हम लोग फेवरेबल इवेंट, आपका आउटकम कहते हैं इसको एन ई से शो करते हैं। और जितना टोटल पॉसिबिलिटी होती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसको हम एन एस से शो करते हैं। इसको हम एन ई इजिकल टू होता है जो हम चाहते हैं, और एन एस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको एनएस कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
पीई कहते हैं इसको, इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। एन मतलब नंबर, ये आपका प्रोबेबिलिटी का नंबर होती है, फॉर्मूला होती है, एन ई बाई एन एस। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को टॉस किया और आपका हेड आना, हेड आप चाहते कि हेड आ जाए, तो इसमें एन ई क्या हो जाएगा, आपके पास एक ही हेड, एक कॉइन में तो एक ही हेड होगा तो एक हो जाएगा। और एन एस क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकती है, दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा निकालेंगे तो P इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस इज इक्वल टू 1/2। यानी कि एक हेड आने की या फिर एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ, 1/2 हो जाएगी। अब अगर इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे परसेंटेज के चैप्टर में, तो 1/2 इंटू क्या करेंगे, 100% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो क्या होगा 50%। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, कॉइन से टॉस करते हैं कि 50% आपका हेड आने का चांस है और 50% टेल आने का चांस है। तो अगर हमको नंबर मिल जाता है, उसको अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि किसी घटना घटने के कितने % चांस है किसी चीज के पर्टिकुलर के होने की। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी के लिए। बेसिक चीजें क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं। यही अगर करते हैं, एक डाइस ले लिया हमने, मान लीजिए एक डाइस में क्या होती है, 6 नंबर होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है, और हम चाहते हैं कि ऑड नंबर आ जाए। तो किसी डाइस को फेंका आपने, एक ही डाइस फेंका आपने, और आप चाहते हैं कि ऑड नंबर आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसमें एनएस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, क्योंकि आप डाइस में क्या 1 से लेकर 6 तक नंबर होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है। और एन ई हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ऑड नंबर, तो कितने कितने होंगे ऑड नंबर, 1 से लेकर 6 के अंदर 3 हो जाएंगे ना, 1 3 5 3 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, विषम संख्या पाने की प्रायिकता, हिंदी में बोलेंगे इसको। बताओ कितना होगा, आप बताओ जी। पर्सन में अगर पूछा जाएगा तभी देंगे, नहीं तो फिर नंबर दे देंगे। अगर आपसे पर्सन नहीं पूछा जाएगा तो खाली नंबर दे देंगे, वरना अगर पूछे जाएगा तो आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बोलोगे आप, एन ई डिवाइडेड बाई एन एस इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सबको क्लियर हो गया, 1/2 बिल्कुल। अब क्या होता है, किसी भी चीज की सक्सेस होने के चांस कितने, 100% ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आप 100% लेते हो किसी चीज का एकदम होना ही होना है, तो 100 इंटू 1/100 इजिकल टू क्या, 1। तो मैक्सिमम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगा। 1 होने का मतलब है कि वो चीज होगा ही होगा। जैसे एक बच्चा एग्जाम दे रहा है और वो टॉप करेगा, तो वो टॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता, भले उसे 0 मार्क्स आए लेकिन वो टॉप जरूर करेगा। तो ये क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब मान लो कि अगर हम ये कहें कि x प्लस 5 इजिकल टू 10 और x इजिकल टू 6, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इससे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x इजिकल टू 10 - 5 आएगा इजिकल टू 5। तो x इजिकल टू 6 कभी हो ही नहीं सकता। जो घटना कभी घट ही नहीं सकता, जो असंभव घटना होती है, उसकी जो प्रायिकता, उसकी जो प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो एक होती है जो इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसका 0 होगी, और ऐसा इंसिडेंट जो कभी हमेशा होगा ही होगा, उसका 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पीई इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा। नेगेटिव कभी होगा नहीं और 1 से ज्यादा कभी होगा नहीं, क्योंकि 100% से 100% से जिससे ज्यादा तो चांस नहीं हो सकता ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर हो गया सबको, होपफुली। ये आपका एक रिजल्ट है, आप इसको याद रखना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी जिसमें ऑप्शन में 1 से ज्यादा है तो उसको तो ऐसे छोड़ दो,
वो रॉन्ग आंसर आपका एलिमेंट, गलत आंसर आपको मिल गया आपको, क्योंकि कुछ भी हो जाए प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मान लो कि एक बच्चा है, उसका स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो वो मन कर रहा है उसको स्कूल नहीं जाएगा, तो कैसे निकालेंगे उसको? किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने का ई डैश से शो करते हैं, ई डैश, ये डैश लग गया हमने जैसे सेकंड वर्ड लिखा है, इज इक्वल टू 1। या तो आप स्कूल जाओगे या तो नहीं जाओगे, दोनों का सम कितना 1 होता है। तो कोई इंसिडेंट किसी चीज के होने की ट्राई करता और ना होने की ट्राई करता, इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा जो जोड़ेंगे तो 1 आता है। तो मान लेते हैं कि एक बच्चा स्कूल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो वो स्कूल नहीं जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये इंटू 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33.3% हो जाएगा। और वो स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1/3 प्लस पी ई डैश, ई डैश मतलब नहीं जाने का होता है, इजिकल टू 1। इससे वो स्कूल नहीं जाएगा, इसके ट्राई करते कितना होगा, 1 माइनस 1/3 इजिकल टू 3 माइनस 1/3 इजिकल टू 2/3। तो वो स्कूल नहीं जाएगा, इसकी ट्राई करते कितनी है, 2/3। इसको अगर चेंज करें परसेंटेज में, 2/3 इंटू 100% कितना हो जाएगा, ये 66.666। जिसको हम राउंड अप करेंगे तो 66.666 चलता रहेगा, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 66.67%। यानी कि हम देख के ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम चांस है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। बिल्कुल भावना जी, इस तरह से क्या होता है हम देख सकते हैं। अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा कि ये तो हो गई, चलो ठीक है, स्कूल जाने की और जुआ क्या मतलब क्या वो टॉस करने की और गैम्बलिंग करने की। हमारे लाइफ में क्या इसका यूज है, आप देखो कि इसका एप्लीकेशन कैसे आती है। जब कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना प्लान को लॉन्च करता है, तो वो देखता है मेडिकल डेटा के अकॉर्डिंग, सब कुछ देखे अकॉर्डिंग, कि किस एज में डेथ होने की कितने चांसेस है, कितने पढ़ाई करता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज्यादा नशा भी करेगा, कुछ भी ऐसा भी करेगा, तो 20 साल तक तो जी ही लेगा कम से कम। तो एक इंसान किसी भी बीमारी से मर जाएगा 20 साल के अंदर, इसकी चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है इसके चांस। इसका मतलब क्या होगा कि उनसे जो प्रीमियम मिलेगा वो प्रीमियम ही ज्यादा मिलेगा, उनको क्लेम बहुत ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। तो एक्यूरेट साइंस एक पार्ट होती है, उसमें आपको इस सब चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है। उसमें ये कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए देखोगे बताते हैं कि जैसे जैसे आपका एक एज गैप के बाद प्रीमियम बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि अगर आपका उनका स्लैब होता है कि 7 साल या 8 साल, उन देखते हैं कि इतने साल के बाद क्या होती है, बॉडी ऑर्गन में ऐसा कुछ आती है कि उनके चांसेस ज्यादा हो जाती है उनके डेथ होने का। और 80 के बाद वो करते ही नहीं है, मतलब आपका रिन्यूअल नहीं करते, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 की तरफ जाता है कि 80 के बाद जो है इंसान का डेथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी है तो 0.9 अगर आता है मान लो, तो 90% चांस है कि उनका डेथ हो जाएगा। उसमें क्या होगा, उनको मैक्सिमम केसेस में उनको आपका क्लेम देना पड़ेंगे। इसलिए 60-70 के 70 के बाद 60 के बाद का जो प्रीमियम होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें उनको ये होता है कि मैक्सिमम चांसेस होती है कि इस इंसान का डेथ हो सकता है और उसको क्लेम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जरूरत हुआ इसका। एक कंपनी है, वो फ्रिज बना रही है मान लीजिए, तो उनके पास ये डेटा रहता है कि कितने % लोगों को पास तक कैपेबिलिटी है कि फ्रिज को खरीदे, और कितने % लोग ऐसे हैं जो फ्रिज को आपका चेंज करेंगे, 1 साल 2 साल बाद चेंज करेंगे। क्योंकि अगर वो ज्यादा बनाएंगे डिमांड से तो पड़ा रहेगा, वो उनको मतलब ऑफर देकर फिर सेल करना पड़ेगा। कम बनाएंगे तो मार्केट डिमांड पूरा नहीं करेंगे तो उससे उनको लॉस होगा। तो वो क्या करते हैं, एक रेंज देखते हैं कि लगभग उनको मिल जाती है कि अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ फ्रिज की नीड है, तो उनकी एक डेटा मिल जाती है। वो 2 करोड़ 10 लाख या एक आपका 2 करोड़ से 10 लाख कम या 2 करोड़ से 10 लाख ज्यादा बनाएंगे, उससे क्या होती है, उनका
ये जो मैनेज बहुत ज्यादा हो जाती है, उनका लॉस बहुत कम होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो बनाती है कि जैसे WHO देखती है कि इस तरह से हम रेट निकाल रहे हैं, तो बोला कि 2030 में इतने इतने उसका जो कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, वो लगभग आपका 0.7 आता है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इसका मतलब 70% लोग करीब कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं अगर ऐसा लाइफस्टाइल रहेगा तो। हालांकि हम योग, नेचुरोपैथी और बाकी सब चीजें करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा हो सकता है। ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं, प्रायिकता से निकालते हैं। यहाँ तक कि मान लो कि हम बोलते हैं कि एटम्स के बारे में, हम बोलते हैं कि एटम्स इस तरह से उसका उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होती है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एनर्जी इक्वल टू 1 पे एनर्जी शेल होती है सारा ऐसे। इस तरह से आपका जो है घूमती रहती है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका तो न्यूक्लियस होगा बीच में। और कौन से इलेक्ट्रॉन किस जगह पाई जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेज घूमते हैं, सब ऐसे ऐसे बीच में इलेक्ट्रॉन सब घूम रहे हैं सारे के सारे। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमते हैं कि उसको हम निकाल नहीं सकते एग्जैक्टली, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन किस जगह पे किस समय पाई जाएगी, इसका हम चांसेस निकालते हैं। उससे हमारा जो एटॉमिक थ्योरीज वगैरह होती है, क्वांटम थ्योरी वगैरह, इससे पूरा हमारा डिजाइन होती है, इससे हम डेवलप करते हैं इसको। तो ये होती है प्रायिकता का। आज का ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे प्रायिकता से हम छूट सके। प्रायिकता हर जगह लगती है। अब हम प्रायिकता के कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन नोट करते हैं प्रायिकता के। एक डाइस है, उसको आपको फेंका जाता है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? चलो आप ऐसा बताओ, एक डाइस है, डाइस में प्राइम नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक डाइस का फेंका गया आपको, उसमें प्राइम नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी? एन ई कितना हो जाएगा इसमें? एन इज इक्वल टू, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सॉरी, एन एस इज इक्वल टू कितना आपका? 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो एन एस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस। और कितने प्राइम नंबर है 1 और 6 के बीच में? एन कितने हो जाएंगे? 2, 3 और 5, 3 ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका? P इज इक्वल टू, अप्लाई करेंगे एन बाई एन एस, तो क्या हो जाएगा? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ऐसा कितनी उसके आप बताओ कि एक डाइस का, हाँ जी, कितना आ गया आपका? 2/3 कैसे आएगा? प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 3 होंगे ना, 1/2। अगर आपसे कहा जाए एक डाइस फेंका गया और उसमें इवन भी हो प्राइम भी हो, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी बताइए? इवन भी हो प्राइम भी हो एक डाइस में, क्या नंबर आती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर आती है डाइस में। इवन भी हो प्राइम भी हो, एक ही नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, 2 ही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन ई कितना हो जाएगा? एन ई क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हम चाहते हैं, कितना हो जाएगा? 1। और एन एस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना? 6। तो प्रायिकता कितना होंगे? प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/6। P is equal to NE by NS is equal to 1/6। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो इंटू 100% कर देंगे। इस तरह से हम इसको निकालते हैं पर्टिकुलरली कि कैसे हम किसी का प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता के ऊपर जो क्वेश्चन आई है उसको मैं कराऊंगा थोड़ा सा। आपका यूनिट का ये 5th यूनिट है, खाली इसमें खाली काम समय, चाल समय बची हुई है, इसको खाली बतानी है। और प्रायिकता के भी आज मैंने खत्म कर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है उसको करा दूंगा। आप लोग अपने सिलेबस को एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट अगर है किसी टॉपिक में तो बता दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा, अगर रिपीट कर दूंगा अगर कोई डाउट होगा तो। और नहीं तो फिर हम यूनिट जो आपका 6th यूनिट है उसमें हम चले जाएंगे काम समय चाल समय बताने के बाद। वर्क टाइम या स्पीड टाइम में बची हुई है उसको बताने के बाद हम चले जाएंगे उसमें। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अब इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो यूनिट 6 में हम जाएंगे उसमें भी बहुत से सारे कैलकुलेशंस वगैरह जो हम यूनिट 5 में करके गए हैं उसमें
वहाँ भी यूज होंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर से मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे 24 घंटे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैं आंसर दे दूंगा। आप उसको बिना मतलब बिना किसी उससे आप मैसेज करना, कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी होगा तो। हम साथ ही पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबको प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय है। शुभ रात्रि।